Chapters 673,000 Wish Tree, 674 Monolith Luck, 675 Dead, 676 Human Medicine Goo. Chapter Start. Chapter 673,000 Wish Tree, Eastern Sea. टाई बाई युशेंग हैरान था। हाँ, ईस्टर्न सी में बहुत से समुद्री इलाके हैं, वहाँ का कल्चर और रहन-सहन नॉर्दर्न प्लेन से बिल्कुल अलग है। तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारा जरूर बहुत फायदा होगा, खासकर एक समुद्री इलाका एयर बबल सी। ये समुंदर एयर बबल फिश के लिए फेमस है, लेकिन हाल ही में गू इमोर्टल्स के बीच हुई एक लड़ाई की वजह से पूरा इलाका जहरीला हो गया है। इस समुद्री इलाके के मालिक नी क्लैन, क्यू क्लैन और बा क्लैन इस वजह से बहुत परेशान हैं। फैंग युआन ने समझाया। ताई बाई युनशेंग तुरंत एक्साइटेड हो गया, यह तो बिजनेस का एक बहुत बड़ा मौका लग रहा है। जूनियर ब्रदर, तुम सही कह रहे हो, हम नॉर्दर्न प्लेन्स में मूव नहीं कर सकते, लेकिन हम ईस्टर्न सी तो जा ही सकते हैं। पांचों रीजन्स के बीच रीजनल वॉल्स हैं, और जिसका कल्टीवेशन जितना ज्यादा होता है, अन बैरियर्स को क्रॉस करना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन हमारे पास फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल है और इसलिए हम रीजनल वॉल्स को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ओल्ड बाई, तुम्हें संभाल कर रहना होगा। गू इमॉर्टल्स भले हाई कैजुअली रीजन्स के बीच ट्रैवल ना कर पाते हों, लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स में जो गड़बड़ हुई है वो बहुत बड़ी है और बाकी चारों रीजन्स को इसके बारे में पता चल चुका है। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 बड़े सेक्ट्स की जड़ें बहुत गहरी हैं और उनके अपने प्यादे बाकी सभी रीजन्स में मौजूद हैं। मैंने ईस्टर्न सी जाने से पहले इमॉर्टल गू डार्क लिमिट को हासिल करने का प्लान बनाया था, लेकिन ही लूलैंड की तरफ से कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई है। इस सफर में हर तरफ खतरा होगा, तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। फैंग युआन ने दिल से याद दिलाया। ताई बाई युनशेंग का दिल भर आया। मैं समझ गया, लेकिन जूनियर ब्रदर, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा नॉर्दर्न प्लेन्स में भटकता रहा हूं। हो सकता है मैं आमने सामने की टक्कर में उतना अच्छा ना हूं, लेकिन मेरे पास खुद को बचाने की काबिलियत जरूर है। फैंग युआन ने सर हिलाया। वो भी इस बात को मानता था, वरना वो ताई बाई युनशेंग को ईस्टर्न सी भेजने का अरेंजमेंट हाई नहीं करता। ताई बाई युनशेंग अनुभवी और जानकार होने के साथ साथ एक फ्लाइंग मास्टर भी था, इसलिए उसकी बच निकलने की काबिलियत टॉप नॉच थी। ऊपर से अब उसके पास एक जबरदस्त क्लाउड पाथ डिफेंसिव किलर मूव 9 क्लाउड रिंग भी था। जब तुम ईस्टर्न सी में एंटर करो तो सीधे नी, क्यू और बाई क्लान से डील मत करना, उसके बजाय हैशी ब्लेस्ड लैंड जाना। दुनिया के 5 बड़े ट्रेडिंग मार्केट्स में ट्रेजर येलो हेवन पहले नंबर पर है और हैशी ब्लेस्ड लैंड दूसरे। हैशी ब्लेस्ड लैंड में एयर बबल सी को बचाने के मिशंस होने चाहिए। तुम इस बहाने अन तीनों क्लान से कांटेक्ट कर सकते हो और बहुत सारी मुसीबतों से बच जाओगे। फैंग युआन ने याद दिलाया। ताई बाई युनशेंग ने हामी भरी। मैं जरूर हैशी ब्लेस्ड लैंड का एक चक्कर लगाऊंगा। फैंग युआन ने आगे कहा, मुझे अपने इमॉर्टल गू को खिलाने के लिए कुछ खास चीजें चाहिए, हजारों अंडरवर्ल्ड जेलीफिश और हजारों डीप सी लाइटनिंग ईल्स। यह दोनों ईस्टर्न सी की स्पेशलिटीज हैं। साथ ही देखना कि हैशी ब्लेस्ड लैंड में कोई लाफ्टर स्टोन्स हैं या नहीं, डेसोलेट बीस्ट, 6 हेडेड स्नेक का खून और क्लाउड ड्रैगन स्केल्स। ये रही अन चीजों की लिस्ट जो मुझे चाहिए। ताई बाई युनशेंग ने लिस्ट ली और उसके चेहरे पर एक गंभीर एक्सप्रेशन आ गया। जूनियर ब्रदर, तुम्हारे मामले मेरे मामले भी हैं। मैं पूरी कोशिश करके इस काम को जरूर निपटूंगा। फैंग युआन ने एक चमकती हुई मुस्कान दी। ओल्ड बाई, बस अपनी पूरी कोशिश करना। जाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम डांगहू माउंटेन पर एक चक्कर लगा लो और कुछ गट्स गू लो। यह गू सोल को स्ट्रांग करने के लिए सबसे बेहतरीन गू में से एक है। हर हाल में तैयार रहना हमेशा अच्छा होता है। जूनियर ब्रदर, तुम फिर शुरू हो गए। मैंने कितनी बार कहा है, यह गट्स गू तुम्हारी प्रॉपर्टी हैं। मैं एक सीनियर ब्रदर होकर तुम्हारी दौलत पर नजर कैसे डाल सकता हूं? ताई बाई युनशेंग ने तुरंत माना कर दिया। ये उसने छाती बार ऐसी ऑफर को माना किया था। फैंग युआन पहले ही उसका बेनिफैक्टर था। वो ताई बाई युनशेंग इस एहसान को अपने दिल में गहराई से रखता था, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो वो फैंग युआन के गट्स गू पर नजर कैसे डाल सकता था? फैंग युआन कुछ बड़बड़ाया और फिर मान गया। सोल को स्ट्रांग करना तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है। एक काम करते हैं, मैं यह गट्स गू तुम्हें एक इमॉर्टल एसेंस स्टोन में बेच दूंगा। इत्तेफाक से मेरे पास अपने इमॉर्टल गू के लिए खाना खरीदने के लिए इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स की कमी है। ताई बाई युनशेंग कुछ कहना चाहता था, लेकिन फैंग युआन ने अपना हाथ हिलाया और आगे बोला, सीनियर ब्रदर, ईस्टर्न सी के इस सफर में हर तरफ खतरा मंडरा रहा होगा। मैं चाहता हूं कि तुम खुद को ठीक से तैयार कर लो, वरना अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे बुरा लगेगा। मैं जब भी कुछ करता हूं तो हर डिटेल पर ध्यान देने की कोशिश करता हूं,
उम्मीद है तुम समझ सकते हो। उसकी बातों में सच्चाई और गहरी दोस्ती थी, खासकर जब फैंग युआन ने यूज सीनियर ब्रदर कहा, जो वो बहुत कम कहता था। ताइबाई यूनशेंग की आंखें लाल हो गईं। उसने तेजी से अपनी पलकें झपकाए और सांस छोड़ी। ठीक है, मैं तुम्हारा इरादा समझ गया जूनियर ब्रदर, हम ये ट्रांजैक्शन करेंगे। एक दिन बाद ताइबाई यूनशेंग ने सारी तैयारियां कर ली थीं और फैंग युआन के साथ हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड से निकलकर ईस्टर्न सी पहुंच गया। मेन मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू और स्टारगेट गू दोनों तुम्हें सौंप दूंगा। हम अक्सर कांटेक्ट में रहेंगे। अगर कोई बड़ी बात हो तो प्लीज मुझे पहले से इन्फॉर्म कर देना, फैंग युआन ने याद दिलाया। जूनियर ब्रदर, तुम बिना किसी चिंता के वापस जाओ। अगर इमॉर्टल क्रेन सेक्ट अटैक करे तो मुझे बुलाना मत भूलना। फैंग युआन ने सर हिलाया और बिना कुछ कहे उसने फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल एक्टिवेट किया और वहीं से गायब हो गया। ताइबाई यूनशेंग ने स्टारगेट गू को स्टोक किया और आसपास के समुंदर को देखा। दिशा पहचानने के बाद वो तेजी से उड़ने लगा। जब वो दोबारा प्रकट हुआ, फैंग युआन वेस्टर्न डेजर्ट पहुंच चुका था। वो एक बहुत ऊंचे रेत के टीले पर खड़ा था। उसके चारों तरफ एक सीमाहीन रेगिस्तान था जिसमें न गपे छोटी ई की मात्रा न तो रेत के टीले दूर दूर तक फैले हुए थे। चिलचिलाती धूप नीचे चमक रही थी, हवा बिल्कुल नहीं थी और टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि किसी को भुनने का एहसास हो। लेकिन फैंग युआन के पास एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी थी और उस गर्मी का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। मोटे और बारीक रेत के कण धूप में सोने की तरह चमक रहे थे। फैंग युआन ने अपने नीचे के रेत के टीले को देखा। ये टीला दूसरे टीलों से कई गुना ऊंचा था। ये सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और इसके किनारे नर्म और मुलायम थे। पूरा टीला बिल्कुल खाली था सिवाय चोटी पर एक छोटे से पेड़ के। ये पेड़ 8 फीट ऊंचा भी नहीं था। इसकी डालियां छोटी, पतली और ऐसी टेढ़ी मेढ़ी थीं जैसे किसी दानव के पंजे हों, जिससे ये बेहद बदसूरत लग रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इसकी रोशनी की एक विशाल परछाई थी। ये रोशनी की परछाई बहुत बड़ी थी, 5 से 600 फीट तक पहुंच रही थी। रोशनी की परछाई एक हरे भरे पेड़ की तरह थी जिसमें बहुत सारी डालियां और पत्ते थे। पेड़ की डालियां बर्फ की तरह सफेद थीं, फूल चेरी की तरह गुलाबी थे। फूलों और पत्तों के बीच छोटे छोटे फलों के गुच्छे जो अभी पके नहीं थे और हर तरह के रंगों के थे। इस पेड़ का ओरिजिन बहुत बड़ा था। यह एक एंशिएंट डेसोलेट ट्री था जिसका नाम 1000 विश था। यह 300 साल में पूरा उग जाता था, 600 साल में इस पर फूल आते थे और 900 साल में फल लगते थे। इस पर लगने वाले फलों की संख्या हमेशा ठीक 1000 होती थी। जैसे ही फल पूरी तरह पक जाते, लोग गू रेसिपीज लेकर पेड़ के नीचे एक विश मांग सकते थे। अगर विश सफल हो जाती तो फल खुल जाते और उनमें से यूएनएचआई के अनुसार गू वॉर्म्स बाहर निकल आते। यह गू वॉर्म्स मॉर्टल गू भी हो सकते थे और इमॉर्टल गू भी। लेकिन अगर इमॉर्टल गू की विश सफल हो जाती तो फलों की संख्या उसी हिसाब से कम हो जाती। फैंग युआन की पिछली जिंदगी में इस डेसोलेट ट्री ने वेस्टर्न डेजर्ट के गू इमॉर्टल्स के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई करवा दी थी। आखिर में कई सुपर फोर्सेस एक समझौते पर पहुंचे और इस पेड़ को आपस में बांटने की कोशिश की। लेकिन जिस दिन फल पके और नीचे गिरे, हर तरह की छोटी बड़ी फोर्सेस ने मिलकर सुपर फोर्सेस द्वारा बनाई गई नाकेबंदी तोड़ दी, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच गई। एक अकेला कल्टिवेटर रैंक 5 गू मास्टर, जिसका सरनेम है और नाम ली था, अचानक से 1000 विश ट्री के नीचे पहुंचने वाला पहला शख्स बन गया। उसकी विश ने यूज एक स्पेस पाथ इमॉर्टल गू दिया जिसका नाम फैंटम हेवन था। फैंग युआन उस वक्त एक रैंक 4 गू मास्टर था जो यूएस अफरा तफरी में फायदा उठाना चाहता था। बहुत खतरों और मुश्किलों का सामना करने के बाद वो यूएस प्राचीन डेसोलेट ट्री के सामने पहुंचा और उस भी एक गू वर्म मिला। लेकिन ये गू वर्म सिर्फ एक रेयर रैंक 4 गू था। इसके बावजूद इस रेयर रैंक 4 गू ने फैंग युआन की बैटल स्ट्रेंथ को जबरदस्त बढ़ावा दिया। उस वक्त मुझे इतनी टाइट घेराबंदी से लड़कर इस पेड़ के सामने पहुंचना पड़ा था और तब तक फल पहले ही बहुत कम बचे थे, सिर्फ 50 या 60 ही बचे थे। मैं अब इस जिंदगी में यहां पहुंचा हूं, लेकिन ये बहुत जल्दी है। फलों को पूरी तरह पकने में अभी 200 साल से ज्यादा लगेंगे। फैंग युआन का दिल गहराइयों तक हिल गया और उसने यूएस प्राचीन डेसोलेट ट्री पर एक हाथ मारा, लेकिन 1000 विश ट्री जरा सा भी नहीं हिला। इस डेसोलेट ट्री का डिफेंस कमाल का था और ये इमॉर्टल गू के अटैक्स के खिलाफ भी आराम से खड़ा रह सकता था। फैंग युआन पर इसका गहरा असर पड़ा था। अफसोस की बात यह थी कि यूएस अफरा तफरी वाली लड़ाई के कुछ ही समय बाद शी क्लैन का रैंक 8 एंसेस्टर शी जियानपिंग अपने सेक्लूजन से बाहर आया और सभी एक्सपर्ट्स को जबरदस्ती दबा दिया। उसकी ताकत ने पूरे बड़े रेगिस्तान को हैरान कर दिया। 1000 विश ट्री शी क्लैन द्वारा लड़ जाया गया और शी क्लैन के ब्लेस्ड लैंड में लगा दिया गया। उसके बाद से
फैंग युआन दोबारा 1000 विश ट्री को नहीं देख पाया था। फैंग युआन के पास 1000 विश ट्री को ट्रांसप्लांट करने का कोई तरीका नहीं था, और अगर होता भी तो उसके पास उस लगाने के लिए कोई जगह नहीं थी। हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड का टेरेन GHAAS के मैदान का था, रेगिस्तान का नहीं। 1000 विश ट्री को जिंदा रहने के लिए इस तरह के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट की जरूरत थी। इसके अलावा अगर 1000 विश ट्री को अभी जल्दबाजी में हिलाया जाता तो फूलों वाले पत्ते और 1000 विश फ्रूट्स मुरझा कर गिर जाते, पिछले 1000 साल की मेहनत बेकार हो जाती। फैंग युआन रेत के टीले से नीचे उतरा और यूएस जगह से चला गया। पूरे आधे दिन और न गपे छोटी ई की मात्रा न तली चलने के बाद वो सच में 1000 विश ट्री के रंगे से बाहर निकल पाया। फैंग युआन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां सिर्फ सपाट रेगिस्तान था जिसमें रेत के टीलों का कोई निशान नहीं था। 500 से 600 फीट ऊंचे पेड़ की खूबसूरत रोशनी की परछाई की तो बात ही छोड़ दो। वो हैरान नहीं था, इस 1000 विश ट्री में एक बहुत बड़े दायरे को इल्यूजन में ढकने की काबिलियत थी। इस इल्यूजन से निकलने के लिए पैदल ही निकलना पड़ता था, और इसके पास जाना बेहद मुश्किल था। इल्यूजन बार बार सामने आता और लोगों को बिना एहसास हुए एक ही जगह घूमता रहता था। इसी वजह से मैं और दूसरे लोग फायदा उठा पाए थे। फैंग युआन मुस्कराया। उसके पास फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल था, इसलिए वो इस इल्यूजन को इग्नोर कर सकता था। लेकिन इस सफर का मकसद ये प्राचीन डेसोलेट ट्री नहीं था, बल्कि वो शख्स था जिसने 1000 विश फ्रूट से जबरदस्त फायदा उठाया था और बाद में एक गू इमॉर्टल एक्सपर्ट बना था। इस शख्स का नाम हेली था। हेली एक मोर्टल था, लेकिन लगातार मिले मौकों के बाद उसका नेचर मजबूत और हिम्मती हो गया। उसका स्टार्टिंग पॉइंट मुझसे बहुत नीचे था जब उसने अपना कल्टिवेशन शुरू ही किया था। मेन सदर्न बॉर्डर में पहले से हाई एक रैंक 3 गू मास्टर था, लेकिन जब मैंने खुद को उड़ाया वो वेस्टर्न डेजर्ट का एक मशहूर पावर हाउस रैंक 7 के पीक पर एक गू इमॉर्टल बन चुका था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 बड़े सेक्स के कई प्रभावशाली लोगों को उससे नुकसान हुआ था, लेकिन अभी वो सिर्फ एक बच्चा है। के मुताबिक यूज हुआंग क्लैन के पास एक मोर्टल हैमलेट में रहना चाहिए। फैंग युआन का टारगेट हेली था। जब से फैंग युआन को कनेक्ट लक इमॉर्टल गू का असर समझ में आया, उसने अपने रीबर्थ के एडवांटेज का इस्तेमाल करके स्प्रिंग ऑटम सकाडा से अपनी किस्मत कमजोर होने की कमजोरी को दूर करने का इरादा कर लिया था। उसने ध्यान से प्लानिंग की और कई लोगों को लिस्ट से हटा दिया, सिर्फ कुछ हाई टारगेट्स बच गए। हेली उनमें से एक था। ये टारगेट्स वो लोग जो फ्यूचर में बड़ी सफलता हासिल करेंगे, जिनके पास बहुत पोटेंशियल था और साथ ही बहुत अच्छी किस्मत भी। सदर्न बॉर्डर के हंटिंग किंग सन गन जैसे लोग जो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ रैंक 5 पर ही रहेंगे, उन्हें फैंग युआन ने सीधे सीधे इग्नोर कर दिया। लिटिल इमॉर्टल जिंग लुओ एक गू इमॉर्टल थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और वो ज्यादा से ज्यादा थोड़ी बहुत फेम हाई हासिल कर पाती। फैंग युआन ने यूज भी इग्नोर कर दिया। एक शी चाओ यू था जो रैंक 7 गू इमॉर्टल बन सकता था, लेकिन उसका सफर उतार चढ़ाव से भरा था। उसकी किस्मत यकीनन अच्छी नहीं थी और उस भी एक्सक्लूड कर दिया गया। सिर्फ हेली और मा होंगे जैसे लोग जिनके सफर आसान थे और जिन्हें बार बार अच्छे मौके मिले, वही फैंग युआन के टारगेट्स थे। लेकिन मा होंग यून इस वक्त कहाँ था ये पता नहीं था और फेरी लिशन उसकी जांच करने में पूरी ताकत लगा रही थी, इसलिए फैंग युआन का पहला टारगेट हेली बन गया। 1000 विश ट्री से निकलने के बाद फैंग युआन ने मॉर्टल गू का इस्तेमाल करके एक पीले चेहरे और मजबूत शरीर वाले आदमी का भेस बदला। फिर वो सीधा हुआंग क्लैन की तरफ उड़ गया। चैप्टर 674 मोनोलिथ लक पूरा वेस्टर्न डेजर्ट एक विशाल रेगिस्तान था। ओएसिस यूएस रेगिस्तान में आसमान के तारों की तरह थे जो रेत के इस समुंदर में चमकते थे। इंसान यहां ओएसिस के सहारे रहते थे। वेस्टर्न डेजर्ट, शाजिंग ओएसिस। हुआंग क्लैन एक अपर टियर फोर्स के तौर पर यहां सैकड़ों सालों का इतिहास रखता था। उन्होंने इस ओएसिस के सेंटर में सबसे जरूरी रिसोर्सेज पर कब्जा किया हुआ था। ओएसिस के बाहरी हिस्सों में छोटी छोटी फोर्सेस थीं जो इस हुआंग क्लैन के अधीन थीं, और भी बाहर के इलाकों में शाजिंग ओएसिस के किनारे के पास मॉर्टल्स के गांव थे। इन मॉर्टल्स की जिंदगी बहुत मुश्किल थी, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और वो सब हुआंग क्लैन और दूसरे गू मास्टर्स की फोर्सेस के कंट्रोल में थे। इन गांव में एक हाँ गांव था। हाँ गांव के पास एक छोटा सा नेचुरल GHAAS का मैदान था। बेशक इसे घास का मैदान कहा जाता था, लेकिन ये नॉर्दर्न प्लेन्स से कहीं ज्यादा बंजर था। हर तरफ रेत ही रेत थी और लाल खंजर घास की पत्तियां तलवार की तरह तेज थीं, जो रेत के अंदर गहराई तक घुसी हुई थीं, थोड़े से पानी को सोखने की कोशिश में। बच्चों का एक ग्रुप अपनी कमर झुकाए, हाथों में डराती लिए, बड़ी मेहनत से GHAAS को काट रहा था। ये बच्चे 10 साल के भी नहीं थे, लेकिन उन्हें बाहर आकर काम करना पड़ता था।
परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए, ये मोटल परिवारों में आम बात थी। खंजर घास के किनारे तेज द, इन सभी बच्चों ने चमड़े के दस्ताने पहने हुए द, लेकिन एक बिना दस्तानों के था। ये नंगे हाथ वाला बच्चा अपनी नाक पोंछता हुआ डराती पकड़े खंजर घास को काट रहा था और उस अपनी पीठ पर लगी टोकरी में डाल रहा था। ढलते सूरज की रोशनी अभी भी बहुत गर्म थी। इन बच्चों की सांसें फूल रही थीं जब सूरज अन पर चमक रहा था, उनकी पीठ पसीने से तर थी। आखिर में आसमान गहरा हो गया जब सूरज क्षितिज पर था, अब उसका सिर्फ आधा हिस्सा ही दिख रहा था। तब बच्चों ने अपना काम रोका। जल्दी निकलो, रात हो गई है, छोटे भूत गिदाद खाना ढूंढने बाहर निकल रहे हैं। सबसे बड़े शरीर वाला बच्चा बोला, जैसे वही उनका लीडर हो। तुमने कितना जमा किया? वाओ, यह तो बहुत है। हमेशा की तरह उन्होंने एक दूसरे से तुलना करनी शुरू कर दी। आज मैंने पेट भर कर खाया था, इसलिए मुझ में ताकत है, ही। लेकिन तुमने जो घास काटी है वो हेली से फिर भी कम है। हे हाँ ली, तुम तो कमाल हो। तुम बिना दस्तानों के घास काट सकते हो, फिर भी तुम्हारे हाथों पर कोई चोट नहीं है। तुमने ये कैसे किया? एक छोटी सी पोनीटेल वाली लड़की ने पूछा। यह ली खिलखिलाकर हंस पड़ा। बच्चे एक साथ गांव लौट आए। वो रास्ते भर जोश से बातें कर रहे थे। जब वो गांव पहुंचे तो अलग हो गए, अपने अपने घरों को लौट गए। हैली भी घर लौट आया। उसने टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा धकेला और देखा कि उसके माता पिता अभी तक नहीं लौटे थे। उसका पिता एक किसान था। वो गांव के पश्चिमी हिस्से में तार कपास उगा रहा था। इन दिनों वो खेत जोत रहा था। सुबह जल्दी निकलता और देर रात घर लौटी था। उसकी माँ के पास एक ऐसी नौकरी थी जिसकी गांव में हर कोई तारीफ करता था। हर दिन वो ओएसिस के बहरी इलाके में जाती, एक छोटे गू मास्टर क्लैन के लिए छोटे मोटे काम और सफाई करती थी। हैली एक चक्की के पास खड़ा हुआ। उसने अपनी टोकरी की खंजर घास अंदर डाली, फिर उसने एक लकड़ी का डंडा उठाया और घास को पीसने लगा। उसने बहुत मेहनत की। थोड़ी ही देर में वो पसीने से लथपथ हो गया। जब घास पेस्ट में बदल गई, उसने एक थैला निकला और उसमें से चावल की भूसी का एक हिस्सा चक्की में डाल दिया। उसने उन्हें साथ में मिलाया, एक पेस्ट जैसा खाने का समा बन गया। उसने खाना एक लकड़ी के बर्तन में डाला। उसके बाद वो लकड़ी का बर्तन घर के किनारे ले गया। घर के पास एक कमजोर सा दिखने वाला अस्तबल था। अंदर 3 मोट रेत के बिच्छू थे। ये रेत के बिच्छू सूअर की तरह मोटे द, उनसे बिल्कुल भी खतरा नहीं था। हैली के कदमों की आहट सुनकर तीनों मोटे रेत के बिच्छू अस्तबल के अंधेरे से बाहर निकल आए। जाओ और खाओ, ये सब मैंने बड़ी मेहनत से काटा है। हैली ने लकड़ी का बर्तन उल्टा कर दिया, पेस्ट जैसा खाना जमीन पर डाल दिया। तीनों मोटे रेत के बिच्छू खाने के चारों तरफ जमा हो गए और खाने लगे। वो जोर जोर से चबा रहे थे और एक गुनगुनाने की आवाज कर रहे थे। खाओ, खाओ और जल्दी बड़े हो जाओ। हैली का छोटा सा शरीर अस्तबल पर झुका हुआ था। वो इन रेत के बिच्छू को देखते हुए बड़बड़ा रहा था। ये मोटे रेत के बिच्छू गू नहीं थे, वो आम जीव थे। लेकिन बिच्छू का मांस मोटा और स्वादिष्ट था। मांस बेचने के बाद मिलने वाले पैसे पूरे मोर्टल परिवार के लिए एक बहुत बड़ी रकम होती। हैली के परिवार के लिए ये 3 मोटे रेत के बिच्छू उनकी सबसे इंपॉर्टेंट संपत्ति थे। इसलिए भले ही हैली को खुद रात का खाना ना मिले, यूज इन 3 मोट रेत के बिच्छू को खिलाना ही पड़ता था। गल्प गल्प गल्प। इसी वक्त हैली का पेट गुदगुदाने लगा। हैली बाड़े से नीचे कूड़ा। उसने अपना पेट मलते हुए घर लौट आया और रात का खाना बनाने लगा। यूज हर दिन अपने परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता था। वो जो चावल खाते थे वो वेस्टर्न डेजर्ट का सबसे आम रेत चावल था। इस चावल का टेक्सचर बहुत खराब था, उस निगलना मुश्किल था, लेकिन इसे उगना आसान था। ये मॉर्टल्स का मुख्य भोजन था। जैसे ही हैली चूल्हे के पास काम कर रहा था, उस नहीं पता था कि कोई आधे दिन से यूएस पर नजर रखे हुए था। रात घिरने पर है गांव से कुछ ली दूर कब्रिस्तान में फैंग युआन एक मूर्ति की तरह अचंत बैठा था। उसने इस जगह को इसलिए चुना था क्योंकि यह बहुत सुनसान थी। रात में फैंग युआन यहां आया और हजारों इन्वेस्टिगेटिव गू एक्टिवेट किए। उसने पूरे है गांव को अपनी निगरानी में ले लिया। गू इमोर्टल्स का प्राइमीवल एसेंस अनंत था। जब तक उनके पास काफी गू वॉर्म्स होते, वो हजारों मॉर्टल्स या उससे भी ज्यादा की एफिशिएंसी से काम कर सकते थे। अंधेरे में फैंग युआन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने अनुमान लगाया, उम्र ठीक है, यही लड़का होना चाहिए। ये सोचते हुए उसने रैंक 5 लक इंस्पेक्शन गू एक्टिवेट किया। दूर से देखने पर उसने देखा कि यह गांव के ऊपर किस्मत का एक बादल का गोला था। इस किस्मत के बादल का साइज बड़ा नहीं था, यह ग्रे सफेद था और बहुत पतला लग रहा था। यह किस्मत का एक झुंड था। इन गांव वालों में अपनेपन की भावना थी।
इसलिए उन्हें लगता था कि वो एक समूह है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी किस्मत एक साथ जुड़ गई। फैंग युआन ने किस्मत के बादल के नीचे देखा। किस्मत की धुएं जैसी लकीरें गांव वालों से उठ रही थीं। 200 मीटर ऊपर उठने के बाद वो किस्मत के बादल में मिल जाती थीं। और किस्मत के बादल में किस्मत की लकीरों के बीच किस्मत का एक खास हिस्सा था जो सबका ध्यान खींच रहा था। ये किस्मत एक विशाल पत्थर की तरह थी। ये हली के परिवार के ऊपर हवा में तैर रही थी, जमीन से 100 कदम दूर। पत्थर की सतह पर एक दरार थी और इस दरार से किस्मत की एक लकीर रिस रही थी। इसका रंग सुनहरा था और ये ऊपर उठ रही थी, सामूहिक किस्मत के बादल में मिल रही थी। ये कैसी किस्मत है? फैंग युआन ने हैरानी से देखा। यूज लक पाथ का असली इनहेरिटेंस नहीं मिला था, वो किस्मत के अलग अलग रूपों के मतलब से काफी अनजान था। फिलहाल के लिए उसने इस किस्मत के रूप को नाम देने का फैसला किया, इसे मोनोलिथ लक कहा। अभी सिर्फ हाल ही अपने घर पर था। ये देखकर फैंग युआन कंफर्म कर सकता था कि हाल ही हाई भविष्य का रैंक 7 गु इमॉर्टल था, वो आदमी जिसे नग पे छोटी ई की मात्रा न त मौके माइल थे। फैंग युआन ने फिर अपने ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं दिखा। कितने अफसोस की बात है, इमॉर्टल ज़ॉम्बी बनने के बाद मैं अपनी किस्मत का पता नहीं लगा सकता जब तक मुझे रैंक 6 लक इंस्पेक्शन गुना मिल जाए। लेकिन कौन जानता है अब मेरी किस्मत कैसी है? क्या ये अभी भी काले ताबूत वाली किस्मत है? फैंग युआन खुद से बड़बड़ाया। वो हमेशा से किस्मत को लेकर बहुत क्यूरियस रहा था। लेकिन जैसे ही वो कनेक्ट लक गु निकलने वाला था, उसने किसी को चिल्लाते हुए सुना, छोटे चोर लिंगहू, तू यहां छिपा है। तुझे क्या लगा मैं, प्लम्प लेडी, तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगी। मैंने तेरा मीलों तक पीछा किया है, जल्दी से मेरे इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स वापस कर। फैंग युआन अंदर ही अंदर चौंक गया। वो पलटा और देखा तो उस सिर्फ चलती रेत से बना एक इंसानी आकृति दिखी, जो दूर से यूएस पर चिल्ला रही थी। फैंग युआन का दिल डूब गया। वो चिल्लाया, प्लम्प लेडी, तुमने गलत आदमी पकड़ लिया, मैं वो नहीं हूं जिसका तुम पीछा कर रही हो। बकवास। छोटे चोर लिंगहू, सब जानते हैं कि तू भेस बदलने में माहिर है। तुझे क्या लगा कि जब तू अपना रूप बदलेगा तो मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगी? बड़ी हिम्मत है तेरी, मुझसे चोरी की। मैं तुझे इतना मरूंगी कि तेरी आतंड़ियां बाहर आ जाएंगी। ना सिर्फ रेत से बनी इंसानी आकृति चिल्ला रही थी, बल्कि उसी समय हवा में एक गुस्से भरी दहाड़ भी गूंजी। आवाज गरज की तरह थी, इसने आसमान और जमीन को चीर दिया। पूरा ओएसिस इससे हिल गया और अफरा तफरी में डूब गया। फैंग युआन ने गहरी चिंता से अपनी भुएं सिकोड़ी। उसने नहीं सोचा था कि एक आम इंसान का भेस बदलने और अपने ज़ॉम्बी रूप को छिपाने से उस कोई और चोर समझ लेगा। वो उठा और देखने के लिए पलटा, तो देखा कि उत्तर पूर्वी इलाके में पीली रेत हवा में उड़ रही थी और तेज हवाएं चल रही थीं। हवा की आवाज जानवरों के दहाड़ने जैसी थी, लगातार और जोर से। पहले शांत जमीन पर पीली रेत समुंदर में उठती लहरों की तरह उठ रही थी। रेत की लहरें एक के बाद एक हमला कर रही थीं। फैंग युआन ने मोनोलिथ लक को गहरी नजर से देखा, फिर अपने शरीर को हिलाया और हमला करने वाले की तरफ आगे बढ़ा। जल्दी ही उसने दोषी को देख लिया। ये एक बेहद मोटी महिला गु इमॉर्टल थी। उसकी कमर मोटी और कंधे चौड़े द वो एक पानी के टैंक की तरह थी। वो पीली रेत की लहरों पर खड़ी होकर घमंड और गुस्से से फैंग युआन को देख रही थी। उसने एक उंगली उठाई, डांटते हुए, छोटे चोर लिंगहू, टू। जैसे ही उसने बोला, फैंग युआन ने हमला कर दिया। हेवनली ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन। फैंग युआन ने जानबूझकर चिल्लाया, फिर अपना भेस हटाकर अपना इमॉर्टल ज़ॉम्बी रूप दिखाया। एक पाल में 6 मीटर लंबा एक दानव जिसका चेहरा हरा और दांत न्यूक्लियेद खून जैसी लाल ईंघ, 8 दानव जैसे हाथ और उभरी हुई मसल्स महिला गु इमॉर्टल प्लम्प लेडी के सामने प्रकट हुआ। वो बेहद क्रूर और डरावना लग रहा था। उससे मारने का इरादा साफ झलक रहा था। प्लम्प लेडी चूक गई। उसने कहा, तुम। फैंग युआन ने जमीन पर कदम रखा, जिससे एक जोर की आवाज आई। जमीन उसके दबाव से फट रही थी और वो प्लम्प लेडी की तरफ एक टॉप गोले की तरह उड़ा। प्लम्प लेडी ने फैंग युआन का क्रूर हमला देखा और उसका दिल कांप गया। उसने जल्दी से अपने हाथ उठाए। स्विश स्विश स्विश। 3 विशाल रेत की लहरें तुरंत हवा में उठीं, सैकड़ों मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गईं। विशाल लहरें नीचे गिरने लगी। फैंग युआन ने हंसकर अपनी स्पीड बढ़ा दी, उनकी तरफ बढ़ते हुए। बम बम बम। पलक झपकते ही उसने तीनों विशाल रेत की लहरों को चीर दिया और प्लम्प लेडी के सामने प्रकट हो गया। प्लम्प लेडी का दिल जोर से धड़क रहा था। आखिरकार यूज एहसास हुआ कि उसने गलत आदमी को पकड़ लिया है। लेकिन वो गुस्से वाली थी। फैंग युआन के गुस्से और क्रूर हरकतों ने उसके गुस्से को भड़का दिया। मैं तुझे अपने किलर मूव का स्वाद चखती हूं, मार्शल सैंड आमा। वो जोर से चिल्लाई।
उसके कानों से पीली रेत की 2 लकीरें निकली। रेत जल्दी से इकट्ठा हुई और उसके पूरे शरीर को ढक लिया। कुछ ही सांसों में वो फैंग युआन के साइज के एक रेत के दानव में बदल गई थी, लेकिन उसका शरीर मोटा था। फैंग युआन आगे बढ़ा, रेत का दानव दहाड़ा, अपने दोनों हाथों से प्रहार करते हुए, अद्भुत निडरता दिखाते हुए। बूम बूम, दो जोर के धमाकों के साथ 8 हाथ वाले इमॉर्टल ज़ॉम्बी के मुक्के रेत के दानव के मुक्कन से टकराए। रेत के दानव की मुट्ठी पीली रेत में बिखर गई, जबकि फैंग युआन के मुक्के टूट गए थे। प्लम्प लेडी एक कदम पीछे हटी। बिखरी हुई पीली रेत ने फिर से रेत के दानव की मुट्ठियां बना दी। फैंग युआन, हालांकि, एक बड़ा कदम आगे बढ़ा, जबकि उसके टूटे हुए मुक्के तेजी से ठीक हो रहे थे। उसके बाकी 6 मुक्कन ने रेत के दानव पर प्रहार किया। क्रैश क्रैश क्रैश। एक पाल में दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया। पीली रेत हवा में उड़ रही थी, जबकि हड्डियों के टूटने की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। प्लम्प लेडी लड़ते लड़ते और भी हैरान हो रही थी, ये आदमी कौन है? वो एक शैतान की तरह इतना पागल क्यों है? वो मुझसे भी ज्यादा क्रूर और निडर है। चैप्टर 675 डेड। फैंग युआन बुरी तरह से हंसा। उसके 8 हाथ मुक्कन में बदलकर प्रहार कर रहे थे। वो खुलकर हथेलियां बन जाते, काटते और थप्पड़ मारते। वो पंजे या चुभने वाली उंगलियां भी बन जाते। उसने क्लोज कॉम्बैट में अपनी जबरदस्त महारत दिखाई। प्लम्प लेडी आमतौर पर अपने लगातार हमलों के लिए मार्शल सैंड आर्मर के मोटे डिफेंस पर निर्भर रहती थी। उस दूसरे गू इमॉर्टल्स को बुली करने की आदत थी, लेकिन फैंग युआन के सामने वो हार रही थी। फैंग युआन के मुक्कन की परछाइयां उड़ रही थीं। वो तेजी से घूम रहा था, जबकि प्लम्प लेडी उसके हमलों से बेचैनी से निपट रही थी। वो सिर्फ उसके हमलों को रोक सकती थी, लेकिन जवाब नहीं दे सकती थी। अचानक फैंग युआन को एक मौका मिला और वो उसके करीब आ गया। उसके 8 हाथ उसके चारों तरफ अजगर की तरह लिपट गए, जबकि उसके 2 दानव जैसे पंजों ने रेत के दानव के दोनों हाथों को एक ड्रिल की तरह तोड़ दिया। रेत का दानव दहाड़ा। उसने अपना मोटा पेट उसकी तरफ दे मारा। फैंग युआन अपने दिल में मुस्कुराया। इसकी उम्मीद थी। उसका शरीर तेजी से हिला जब वो रेत के दानव के ऊपर आसमान में उड़ गया। उसका बाण घुटना उसकी तरफ टकराया और एक धमाके के साथ रेत के दानव का सिर बिखर गया। पीली रेत के फिर से बनने से पहले फैंग युआन का डायन पैर एक युद्ध कुल्हाड़ी की तरह यूएस पर पड़ा। बम! पीली रेत बिखर गई। जैसे हाई डिफेंसिव किलर मूव टूटा, प्लम्प लेडी ने एक मुंह भर खून उगल दिया। एक गिरते हुए उल्कापिंड की तरह जमीन पर गिर गई। फैंग युआन ने पीली रेत को चीर दिया, एक बाज की तरह जो शिकार कर रहा हो। वो आसमान से नीचे उड़ा, अपने साथ तेज हवाएं लेकर। वो प्लम्प लेडी को मारने पर तुला हुआ था। गिर रही प्लम्प लेडी ने फैंग युआन को अपना पीछा करते देखा और उसके चेहरे पर डर का भाव आ गया। उसने उससे दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन फैंग युआन की स्पीड तेज थी। बम! एक जोर के धमाके के साथ फैंग युआन एक ऊंचाई से नीचे गिरा, सीधे प्लम्प लेडी को रेगिस्तान के एक गहरे हिस्से में दे मारा। बड़ी मात्रा में पीली रेत उड़ गई। बड़े इम्पैक्ट ने एक बड़ा गोल गड्ढा बना दिया। ये 1000 कदम चौड़ा और लगभग 30 मीटर गहरा था। ओह! फैंग युआन गड्ढे के बीच में खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हैरानी भरा लुक था जब प्लम्प लेडी का शव अचानक रेत के ढेर में बदल गया। उसी समय उसने हवा से उसकी तीखी हंसी सुनी। बेवकूफ, मैं तुझे अपने अटैकिंग किलर मूव का स्वाद चखती हूं, बेरियल ड्रैगन सैंड कॉफिन। जैसे ही उसने ये कहा, गड्ढे के आसपास की पीली रेत लहरों की तरह नीचे बहने लगी, पूरे गोल गड्ढे को भरते हुए। फैंग युआन समय पर बच नहीं पाया, वो अंदर दफन हो गया। रेगिस्तान की सतह एक शीशे की तरह सपाट थी। प्लम्प लेडी के मुंह से खून बह रहा था जब वो पीली रेत के एक ढेर पर बैठी थी। उसकी हथेलियां जुड़ी हुई थीं, जबकि उसकी ऊँटें चौड़ी खुली हुई थीं, अपने किलर मूव को पागलों की तरह एक्टिवेट कर रही थी। शीशे जैसी रेगिस्तान की सतह पर एक सींग वाले ड्रैगन की रेत की मूर्ति प्रकट हुई। ये सींग वाला ड्रैगन मूर्ति के रूप में लिपट गया। ड्रैगन के सिर ने अपनी पूंछ को काट लिया, आसपास की रेत को इकट्ठा करके एक बड़ी शक्ति बनाई ताकि रेत के नीचे दबे फैंग युआन को दबाया जा सके। तेज युद्ध का मैदान एक बार फिर शांत हो गया था। हफ! प्लम्प लेडी ने एक गंदी हवा छोड़ी। उसने अपना पसीना पोंछा जब आखिरकार उस आराम मिला। खत्म हो गया। मेरा बेरियल ड्रैगन सैंड कॉफिन एक अतुलनीय दबाव बना सकता है, जो मेरे दुश्मन पर हर दिशा से लगता है। एक बार जब मेरा दुश्मन फंस जाता है, वो तब तक हिल नहीं सकता जब तक वो मांस के कीम में ना बदल जाए। अतीत में मैंने एक डेसोलेट बीस्ट, ईवल ड्रैगन को जबरदस्ती दबा दिया था। एक अकेले ज़ॉम्बी को रोकना तो दूर की बात है। प्लम्प लेडी खुद से बड़बड़ाई। उसकी बातों का बड़ा असर हुआ जब उसने जल्दी से खुद को शांत किया। लेकिन ठीक उसी पाल जमीन के नीचे से एक जोर का धमाका हुआ। बैंग! ये कैसी आवाज है? प्लम्प लेडी का शरीर कांप गया।
वो फिर से बेचैन हो गई। बैंग! जोर का धमाका फिर से सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कोई बड़ा ढोल बजा रहा हो। कमबख्त, ये मेरा बेरियल ड्रैगन सैंड कॉफिन है। प्लम्प लेडी सतर्क हो गई। वो अचानक उठ खड़ी हुई, लेकिन उसकी इनके सामने अंधेरा छा गया। उसका शरीर डोल रहा था जब वो जमीन पर पीली रेत पर गिरते गिरते बची। वो सच में घायल थी। जब फैंग युआन ने मार्शल सैंड आर्मर को फाड़ दिया था, उसके जोर के मुक्के ने यूज बुरी तरह घायल कर दिया था। जरूरी पाल में उसने अपने किलर मूव को एक बॉडी डबल के रूप में इस्तेमाल किया। फैंग युआन का ध्यान भटकाया जबकि वो हर तरफ उड़ रही पीली रेत के अंदर छिप गई। उसके बाद उसने अपने किलर मूव बेरियल ड्रैगन सैंड कॉफिन का इस्तेमाल किया और फैंग युआन को रेत के नीचे फंसा दिया। नामुमकिन! एक डेसोलेट बीस्ट, ईवल ड्रैगन भी मेरे किलर मूव की शक्ति के आगे हार गया था। यह किलर मूव ट्रेजर येलो हेवन में कम से कम 3 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स के बराबर है। प्लम्प लेडी खुद से बोली। बैंग! ठीक इसी पाल एक और धमाका हुआ। पहले से भयंकर और शक्तिशाली ईवल ड्रैगन की मूर्ति हिल गई। वो दरारों से भर गई थी जब मूर्ति से रेत गिर रही थी। प्लम्प लेडी का दिल उसके साथ ही कांप गया। उसने अपनी अनी चौड़ी करके देखा। उसकी नजर अपने पैरों के नीचे रेगिस्तान पर टिकी हुई थी। बूम! 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 जोर की आवाज फिर से आई। ये और भी ज्यादा तेजी से होने लगी। जमीन उसके साथ हिल रही थी। प्लम्प लेडी का मुंह सूख गया था। उसका दिल डर से धड़क रहा था जब उस लगा कि उसका किलर मूव एक इंसान को नहीं, बल्कि एक भयंकर दानव को फंसा रहा है जो डेसोलेट बीस्ट ईवल ड्रैगन से भी ज्यादा खतरनाक था। बम! बड़ी ड्रैगन मूर्ति उस और नहीं दबा सकी। वो पूरी तरह से टूट गई। रेगिस्तान की सतह एक ट्यूमर की तरह सूज गई। रेत फटकर बाहर निकली और बरसने लगी जब एक बड़ा शरीर प्लम्प लेडी के सामने एक बार फिर प्रकट हुआ। ये एक अंधेरी रात थी। हवाएं तेज चल रही थीं, जिससे एक अजीब और डरावना एहसास हो रहा था। 6 मीटर ऊंचा एक 8 हाथ वाला दानव, फैंग युआन, जिसका चेहरा हरा और दांत न्यूकीलेदा, एक शैतान देवता का अवतार लग रहा था। वो इस दुनिया में डर और बुरे सपने लेकर आया था। पहले से अलग, वो एक काले कवच में ढाका हुआ था। कवच न्यूकीले थे और बहुत भयंकर लग रहे थे। ये बेहद मोटा था और फैंग युआन के लंबे और शक्तिशाली हेवनली ज़ॉम्बी शरीर को और भी प्रभावशाली बना सकता था। उसकी शैतानी ऑरा हर तरफ फैल रही थी। ये फैंग युआन का डिफेंसिव किलर मूव था। अगर प्लम्प लेडी और 400 साल जिंदा रहती तो वो इसे पहचान लेती। पांचों रीजन्स की अफरा तफरी भरी जंग के दौरान ये सबसे आम डिफेंसिव किलर मूव था, हेयर आर्मर। इसका कोर रैंक 5 इंडिस्ट्रक्टेबल स्टील मानेगू था, जिसमें सैकड़ों गु वॉर्म सहायक द ये एक गु इमॉर्टल को अपने पूरे शरीर पर अजीब मात्रा में बाल उगने देता था ताकि शरीर का कवच बन सके। ये न सिर्फ सस्ता और प्रभावी था, बल्कि इसका डिफेंस भी जबरदस्त था और इस्तेमाल किए गए गु वॉर्म्स अगर खराब हो जाते तो उन्हें आसानी से रिप्लेनिश किया जा सकता था। फैंग युआन के इमॉर्टल ज़ॉम्बी बनने के बाद उसके बाल स्टील की तरह सख्त हो गए थे। जब उसने हेयर आर्मर का इस्तेमाल किया तो असर गु इमॉर्टल्स के आम शरीरों से ज्यादा था। हेयर आर्मर और अपने इमॉर्टल ज़ॉम्बी शरीर का इस्तेमाल करके उसने बेरियल ड्रैगन सैंड कॉफिन को सीधे सीधे झेल लिया बिना किसी चोट के। यह किलर मूव 400 साल पहले प्रकट हुआ था। प्लम्प लेडी इसे पहचान नहीं सकी, लेकिन इसने यूज किलर मूव की कीमत का अंदाजा लगाने से नहीं रोका। यह डिफेंसिव किलर मूव मेरे मार्शल सैंड आर्मर से ज्यादा मजबूत है। अगर इसे ट्रेजर येलो हेवन में बेचा जाए तो ये 2.5 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स में बिकेगा। ये सोचते ही प्लम्प लेडी का लड़ने का इरादा फिर से कमजोर पड़ गया। सर, मैं मो क्लैन की गु इमॉर्टल हूं। मैं एक चोर का पीछा कर रही थी। मैंने आपको गलती से वो समझ लिया। मुझे यकीन है कि आप लिंगहू जू नहीं हैं। ये एक गलतफहमी है। कहा जाता है कि लड़ाई के बाद अक्सर दोस्त बन जाते हैं। हमें। फैंग युआन ठंडी हंसी हंसा। ही, इंटरेस्टिंग। मो क्लैन की गु इमॉर्टल, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो यकीनन बहुत मजा आएगा। ये पहली बार था जब फैंग युआन ने इस लड़ाई में कुछ बोला था। उसकी आवाज फटी हुई और सुनने में भयंकर थी। प्लम्प लेडी उसकी आवाज सुनकर कांप गई। मो क्लैन वेस्टर्न डेजर्ट में एक सुपर फोर्स थी, एक अधिपति जो एक इलाके पर राज करता था। लेकिन फैंग युआन निडर था। उसने मो क्लैन की बिल्कुल परवाह नहीं की। प्लम्प लेडी का दिल डूब गया। ये शैतानी कल्टीवेटर कहां से आया? इतनी कमाल की बैटल स्ट्रेंथ, रैंक 6 गु इमॉर्टल्स में हाई क्वालिटी वाला, फिर भी वो इतना घमंडी और क्रूर है। आगे प्लम्प लेडी ने फैंग युआन की पीठ पर पंखों का एक जोड़ा उगते देखा। उसके पंख चमगादड़ की तरह काले और बड़े। वो फड़फड़ाए। चमगादड़ के पंख एक इल्यूजन की तरह गायब हो गए, लेकिन इसने फैंग युआन के शरीर को बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। इतनी तेज! यह मूवमेंट के लिए एक खास किलर मूव है।
प्लम्प लेडी की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसने भागने का मन बना लिया था। वो तीखी चीखी, उसका मोटा चेहरा उसके अंदर के डर और हैरानी को छिपा नहीं सका। फैंग युआन को करीब आते देख प्लम्प लेडी के शरीर से एक चमकदार पीली रोशनी निकली। पीली रोशनी ने उसके शरीर को तेजी से पीछे धकेला, वो बिजली की रफ्तार से विपरीत दिशा में भाग गई। फैंग युआन ने मूवमेंट किलर मूव, लाइट इल्यूजन बैट विंग्स, फिर से एक्टिवेट किया, लेकिन उस पकड़ नहीं पाया। कुछ ही सांसों में प्लम्प लेडी क्षितिज में गायब हो गई। प्लम्प लेडी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसने अपना किलर मूव लाइट सैंड एस्केप भी इस्तेमाल कर लिया, उसकी नींव जरूर प्रभावित होगी। ये बंदा बहुत अजीब है, वो प्लम्प लेडी के भागने तक लड़ा। दूर लिंग हुजू एक रेत के टीले में गहराई से छिपा हुआ था, उसने अपनी ऑरा को दबाए रखा, अपनी छिपने की जगह में कोई कमी दिखाने की हिम्मत नहीं की। वो जल्दी भाग गई। फैंग युआन ने नाक सिकोड़ी, वो बैटलफील्ड पर रुका और इन्वेस्टिगेटिव गू का इस्तेमाल करके सर्च करने लगा। लिंग हुजू जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था, उस लगा कि इन्वेस्टिगेटिव गू की ऑरा इस इलाके को स्कैन कर रही थी जहां वो छिपा हुआ था। फैंग युआन ने लंबे समय तक सर्च किया, लेकिन जब कोई असर नहीं हुआ तो वो चला गया। वो आखिरकार चला गया। ये अजीब है, मेरा दिल इतना बेचैन क्यों है। लिंग हुजू अभी बाहर आना ही चाहता था कि अचानक उसका दिल कांप गया और उसने अपना इरादा बदल दिया। समय धीरे धीरे बीत रहा था और अब देर रात हो चुकी थी। एक साया एक भूत की तरह हिला, ऊंचाई से नीचे उतरा, वो फैंग युआन था। वो जानबूझकर चला गया था, मुड़कर बादलों में उठ गया, चुपके से जमीन का निरीक्षण कर रहा था। उसने लंबे समय तक इंतजार किया लेकिन किसी को नहीं देखा। उसने ठंडी सांस भरी, अपनी सर्च छोड़ दी और शाजिंग ओएसिस लौट गया। बहुत करीब, बहुत करीब। ये शैतान सच में बहुत चालक और धोखेबाज है, शुक्र है मैं सावधान था, वरना मैं उसके जाल में फंस जाता। लिंग हुजू पास की रेत में सिमट गया, डर से पसीने से तरबतर हो गया। अंधेरे में उसकी गिरी इधर उधर घूम रही थीं। इस शैतान का ओरिजिन क्या है? वो कहां से आया है? उसके पास कौन से अनकहे राज हैं? लिंग हुजू बेहद क्यूरियस था, लेकिन इस शैतान के इन्वेस्टिगेशन के तरीके मुझे ढूंढ नहीं सकते। क्या मुझे उसका पीछा करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो क्या करने वाला है? लेकिन जब उसने फैंग युआन के जाने का नाटक करने और वापस आने के बारे में सोचा, तो उसके विचार एक मोमबत्ती की तरह बुझ गए। ये शैतान न सिर्फ क्रूर और जालिम है, बल्कि वो बहुत चतुर और चालक भी है। मुझे इस बारे में भूल जाना चाहिए। वैसे भी इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स अब मेरे हैं। लिंग हुजू ने इस विचार को त्याग दिया, उसने रेगिस्तान की सतह से बाहर आने की हिम्मत नहीं की, वो जमीन के नीचे घुस गया। उसके पास ज्यादा बैटल स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन उसके पास बहुत सारे मूवमेंट किलर मूव्स थी। जमीन के नीचे उसकी स्पीड अचानक से एक आम गू इमॉर्टल की उड़ान से कम नहीं थी। उसने फैंग युआन से विपरीत दिशा चुनी और चला गया। फैंग युआन एक बार फिर शाजिंग ओएसिस लौट आया। रोशनियों ने ओएसिस को रोशन कर दिया था, जबकि हर तरफ जोर जोर की आवाजें गूंज रही थीं। भले हाई फैंग युआन जानबूझकर दूर चला गया था, गू इमॉर्टल्स की लड़ाई ने फिर भी काफी हंगामा मचा दिया था। सभी मॉर्टल्स घबराए हुए थे। फैंग युआन ने उन्हें इग्नोर किया, उसने लक इंस्पेक्शन गू का इस्तेमाल किया और हेली को फिर से ढूंढ लिया। वो बेहद सतर्क था, उसने अपने निशान छिपाए जबकि उसने चुपके से कनेक्ट लक गू का इस्तेमाल किया। इस बार सब कुछ आराम से हो गया और कोई और दुर्घटना नहीं हुई। दोनों की किस्मत जुड़ गई। फैंग युआन देख सकता था कि हेली की मोनोलिथ लक एक चौंका देने वाली गाती से सिकुड़ रही थी। जल्दी ही मोनोलिथ लक दरारों से भर गई, वो टूट गई। कुछ ही सांसों में हेली की किस्मत एक आम मोर्टल के धुएं की लकीर के लेवल तक गिर गई। उसके बाद उसका हल्का ग्रे सफेद धुआं काला हो गया। ओह नहीं! फैंग युआन ने ये देखा और उसका दिल डूब गया। उसी समय हेली अपने वापस लौटे माता पिता के साथ खाना खा रहा था। वो बेहद भूखा था, वो खाना निगल रहा था। धीरे धीरे खाओ बेटा, उसकी माँ ने प्यार से हेस्ट हुए कहा। वो अपने बेटे के लिए बहुत चिंतित थी। ग ग अचानक हेली ने अपना गला पकड़ लिया, उसकी एड़ी चौड़ी हो गई, उसका गला घुट गया। बेटा जल्दी से थूको। उसके माता पिता चूक गए, वो घबराहट में इधर उधर होने लगे। लेकिन वो हेली को बचा नहीं पाए, वो मर चुका था। चैप्टर 676 ह्यूमन मेडिसिन गू हेली अपने बिस्तर पर जागा, उसने धीरे धीरे होश संभाला और अपनी ईड़ खोली। उसके बिस्तर के पास उसके माता पिता जमीन पर घुटनों के बाल बैठे थे। एक बुजुर्ग गू मास्टर को लगातार प्रणाम कर रहे थे, वो अपना आभार व्यक्त कर रहे थे। डॉक्टर मो, हमारे बेटे को बचाने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर मो, हम आपकी इस मेहरबानी को जिंदगी भर याद रखेंगे।
पापा, मम्मी, हेली ने बहुत मुश्किल से बोला। वो धीरे से बड़बड़ाया। मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, तुम आखिरकार जाग गए। हेली की मां ने उसकी आवाज सुनी और बिस्तर पर कूद पड़ी, खुशी से रोते हुए। छोटे बदमाश, तुम आखिरकार जाग गए। जल्दी से डॉक्टर मो का शुक्रिया करो, अगर वो इत्तेफाक से यहां ना होते तो तुम मर जाते। हेली के पिता खुशी से झूम उठे। उन्होंने जल्दी से उस याद दिलाया। डॉक्टर मो, मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। हेली ने डॉक्टर मो को देखा और उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखी। मैं यहाँ गांव में तैनात गू मास्टर हूं, तुम्हें बचाना मेरा फर्ज था। आज तुम किस्मत वाले द, जब मैं गांव में गश्त लगा रहा था तो तुमसे मिल गया। डॉक्टर मो हंसा। उसके बाद वो चुपचाप चला गया जबकि हेली के माता पिता दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। ओह, यह तो इंटरेस्टिंग है। फैंग युआन गया नहीं था, वो पास में ही छिपा हुआ था, इस सीन को देख रहा था। जब उसने उनकी किस्मत को जोड़ने में सफलता पाई, हेली की किस्मत तेजी से गिरी। ये जल्दी से मौत की काली किस्मत की एक पतली परत में बदल गई। अगर हेली पर्याप्त शक्ति वाला एक गू मास्टर होता तो वो इस किस्मत को इग्नोर कर सकता था। लेकिन वो एक मोर्टल था, और मोर्टल्स में भी एक कमजोर बच्चा। वो तुरंत इस मौत की काली किस्मत के बैकलैश से मारा गया। खाना खाते हुए उसका गला घुट गया। फैंग युआन यूस तुरंत बचाना चाहता था। उसके पास बड़ी संख्या में मॉर्टल हीलिंग गूद। गला घुटने जैसा मामला आसानी से सुलझाया जा सकता था, उस बचाया जा सकता था जब तक बहुत देर ना हो गई हो। जब तक एक इंसान जिंदा है, उसकी किस्मत नहीं रुकती। अगर हेली इस तरह मर जाता तो फैंग युआन की बुरी किस्मत सिर्फ थोड़े समय के लिए ही कम होती, लेकिन ये और भी खराब होती रहती। समस्या की जात का समाधान नहीं होता। अगर हेली जिंदा रहता तो उसकी किस्मत फैंग युआन से हमेशा जुड़ी रहने से फैंग युआन की भयानक किस्मत धीरे धीरे सुधर जाती। लेकिन जैसे ही वो कुछ करने वाला था, गांव के एक बड़े घर से एक फिगर कूद कर बाहर आया, हेली के घर की तरफ दौड़ते हुए। जिस मूवमेंट गू का वो इस्तेमाल कर रहा था, उस देखकर ये साफ था कि ये एक रैंक 2 गू मास्टर था। फैंग युआन ने अपनी उंगली सिकोड़ी। वो चुपचाप गांव के करीब गया, घटना को देखने का फैसला करते हुए। जब ये रैंक 2 गू मास्टर हेली के घर पहुंचा, उसने अपने कपड़े ठीक किए और बेपरवाह होने का नाटक किया। फिर उसने अचानक से हेली को गला घुटते हुए देखा। हेली के माता पिता की मिन्नतों की वजह से उसने हेली को बचाया और उस जिंदा कर दिया। उनकी बातचीत से यह डॉक्टर मो गांव में तैनात एक हीलिंग गू मास्टर होना चाहिए। लेकिन लगता है कि हेली और इस डॉक्टर मो के बीच कुछ गुप्त संबंध है। फैंग युआन ने सोचा। मॉर्टल्स को कंट्रोल करने के लिए गू मास्टर फोर्सेस एक या दो गू मास्टर्स को बारी बारी से अपने अपने गांव की देखभाल के लिए भेजती थीं। किंग माओ माउंटेन पर गू यूजियन या की तरह वो इस तरह का तैनात गू मास्टर था। जब हेली और उसका परिवार सो गए, फैंग युआन चुपके से घर में घुस गया। वो हेली के पास गया और एक मोर्टल गू का इस्तेमाल किया, जिससे वो और गहरी नींद में सो गया। फैंग युआन ने अपने 8 विशाल हाथ फैलाए। उसने हेली के पूरे शरीर पर तलाशी ली और जल्दी ही उस कुछ गड़बड़ लगी। हेली के शरीर पर काफी सारे गू वॉर्म्स दी। उसका पूरा शरीर का मांस और खून गू वॉर्म से प्रभावित लग रहा था। यह अरेंजमेंट्स फैंग युआन को बहुत जाने पहचाने लगे। एक ज़ॉम्बी की कमजोरी ये थी कि उसकी समझ धीमी हो जाती थी। फैंग युआन मुख्य बिंदु नहीं ढूंढ पा रहा था और उस सोचने में मदद के लिए अपने दिमाग में स्टोर किए गए विल्स का इस्तेमाल करना पड़ा। उसने अपनी यादों को खंगाला और जल्दी ही सच का पता लगा लिया। तो पता चला कि ये डॉक्टर मो असल में ह्यूमन मेडिसिन गू रिफाइन कर रहा है। यह ह्यूमन मेडिसिन गू एक रैंक 3 गू है। ये एक इंसानी बच्चे को मुख्य रिफाइनमेंट मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करता है, जिसे धीरे धीरे पालने और बढ़ाने में सालों लग जाते हैं। एक बार जब ह्यूमन मेडिसिन गू रिफाइन हो जाता तो इसे सिर्फ एक बार किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन इसके बड़े ड्रॉबैक्स थे। वो डॉक्टर मो अब जवान नहीं रहा। लगता है वो ह्यूमन मेडिसिन गू का इस्तेमाल करके अपनी उम्र बढ़ाना चाहता है, इसलिए उसने हेली पर अपनी नजर रखी है। कोई हैरानी नहीं कि हेली बिना किसी दस्ताने के खंजर घास की पत्तियों को पकड़ सकता था। वो इसलिए था क्योंकि उसके शरीर को पहले ही चुपके से मॉडिफाई कर दिया गया था। यही वजह है कि डॉक्टर मो जल्दी से आ गया जब हेली का गला घुटा। वो इसलिए था क्योंकि उसने हेली के शरीर में एक गू वर्म रखा था जो यूएस पर नजर रख सकता था। और आखिर में, भले ही हेली गला घुटने से मर गया था, उस फिर भी आसानी से जिंदा किया जा सकता था। वो इसलिए था क्योंकि ह्यूमन मेडिसिन गू की रिफाइनमेंट प्रक्रिया ने उसकी जीवन शक्ति को बहुत बढ़ा दिया था। फैंग युआन तुरंत समझ गया। भले हाई यूज डॉक्टर मो की साजिश का पता चल गया, उसने उस रोकने के लिए कुछ नहीं किया। अगर डॉक्टर मो रहस्यमय तरीके से मर गया तो है गांव की जांच जरूर होगी।
अगर वो नहीं मरता तो ह्यूमन मेडिसिन गू को रिफाइन करने के लिए उस हेली की अच्छी देखभाल करनी पड़ेगी। ह्यूमन मेडिसिन गू को रिफाइन होने में अभी 3 से 4 साल बाकी हैं, जबकि मुझे सिर्फ हेली को जिंदा रखना है। फैंग युआन ने फिर से लक इंस्पेक्शन गू एक्टिवेट किया, हेली की किस्मत की जांच करते हुए। जब से लक कनेक्शन सफल हुआ था, हेली की किस्मत तेजी से गिर गई थी। उसकी खास किस्मत चली गई थी, एक आम मोटल की तरह हो गई थी, हल्की धुएं जैसी किस्मत की एक पतली परत। फैंग युआन ने थोड़ी देर तक देखा, ये देखते हुए कि हेली की किस्मत में काला रंग गायब हो गया था, एक ग्रे सफेद रंग में बदल गया था। फैंग युआन ने राहत की सांस ली। उसने इस बार के अपने अनुभवों को जोड़कर एक निष्कर्ष निकला। काला रंग मौत का प्रतीक है, उसकी किस्मत में काले रंग के बिना हेली को फिलहाल मरने का कोई खतरा नहीं था। जैसे कि कहावत है, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, मौत के मुंह से बचने के बाद बड़ी किस्मत खुल सकती है। हेली के अभी अभी के संकट के बाद उसकी किस्मत सुधर रही थी। सोचने पर मेन नॉर्दर्न प्लेन्स में अपनी ताकत और साजिशों के बाल पर एक बड़ी आफत से बाल बाल बचा था। जब से मेन विंड वेल ऑफ असिमुलेशन से भगा हूं, मेरी काले ताबूत वाली किस्मत का आधा हिस्सा शायद खत्म हो गया है। लेकिन इसके बावजूद हेली मेरी किस्मत से लगभग मारा ही गया था। लगता है मुझे कुछ और टारगेट्स ढूंढने होंगे और उनकी किस्मत को एक साथ जोड़ना होगा। फैंग युआन की निगाहें थोड़ी देर के लिए चमकी। आखिर में उसने चुपके से हेली के शरीर पर कुछ गू वॉर्म्स रख दिए और चला गया। उसके बेहतरीन तरीकों का इस्तेमाल करते हुए रैंक 2 डॉक्टर मो उन्हें ढूंढ नहीं सकता था। एक दिन अगर डॉक्टर मो ने हेली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो यूज जरूर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लड़के, मैंने तुझे 3 लाइफलाइन दे दी हैं। ए फ्लैट से तुम्हें खुद पर हाई डिपेंड रहना होगा। ही। फैंग युआन चुपचाप आया और बिना किसी को पता चले चला गया, एक भी निशान नहीं छोड़ा। वो पहले शाजिंग ओएसिस से बहुत दूर गया, फिर एक खाली जगह पर फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल एक्टिवेट किया। अगले हाइपैल वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में प्रकट हुआ। एक विशाल स्वर्गीय नदी आसमान से नीचे बह रही थी। ये पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट से होकर बहती थी, सेंट्रल कॉन्टिनेंट के पूर्वी हिस्से की तरफ, ईस्टर्न सी में। स्वर्गीय नदी के नीचे के हिस्सों में पानी के प्रभाव के कारण इसने एक विशाल उपजाऊ मैदान बनाया था। मैदान में प्रचुर संसाधन थे, लोग और प्रकृति यहाँ खूब फल फूल रहे थे। अनगिनत छोटे और मध्यम आकार के सेक्ट्स यहाँ स्थापित थे। इन सेक्ट्स में एक छोटा सा सेक्ट था जो अनजान था, लेकिन उसका नाम काफी शानदार था। इसे यूनिवर्सल लाइफ एकेडमी कहा जाता था। फैंग युआन एक जंगल में छिपा दूर से उन्हें देख रहा था। एकेडमी एक पहाड़ी घाटी में थी, यहाँ सिर्फ कुछ ही कमरे थे और सिर्फ एक चौक था। लगता है कि वो अभी एक सेक्ट कंपटीशन आयोजित कर रहे थे, क्योंकि इस चौक में 2 स्टेज द जिनके नीचे सैकड़ों गू मास्टर्स देख रहे थे। मॉर्टल गू मास्टर्स के बीच ये लड़ाई बेहद छोटी थी, कुछ ज्यादा खास नहीं था। लेकिन दर्शकों की नजरों में ये बेहद रोमांचक थी, खासकर यूएस नौजवान होंग यी के लिए, जो भीड़ में खड़ा था। इस कंपटीशन का बहुत महत्व था। मेरे पास सान की ताकत है, बाघ की ताकत है, और मुझे इत्तेफाक से रिवाइंड गू वम भी मिल गया है। मेरी बैटल स्ट्रेंथ रैंक 2 गू मास्टर्स में सबसे अच्छी है। इस कंपटीशन के दौरान मुझे अपने स्किल से सबको चौंका देना होगा और एकेडमी में पहला स्थान हासिल करना होगा। इस तरह मैं अपने पिता को झुकने पर मजबूर कर सकता हूं और अपनी मां की स्मारक पत्रिका को पूर्वजों के हॉल में रखवा सकता हूं। होंग यी ने अपनी मुट्ठियां भींची, अपने मन में फैसला करते हुए। इसी समय दूर खड़ा फैंग युआन चमकती एवं से बड़बड़ाया, मिल गया होंग यी। इस होंग यी की किस्मत हेली से कम नहीं थी। वो भी एक रैंक 7 लेजेंड था जो 5 रीजन्स की अफरा तफरी भरी जंग के दौरान प्रकट हुआ था। उसने स्ट्रेंथ और सोल पाथ कल्टिवेट किया था। उसके पास अद्भुत प्रतिभा थी और वो खुद से किलर मूव्स बनाने में बेहद माहिर था। उस बहुत से मौके मिले। उसने एक प्राचीन रॉकमैन राजा का शरीर प्राप्त किया। उसने स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल द्वारा छोड़े गए एक इनहेरिटेंस को समझा और एक किस्मत के इत्तेफाक से एक प्राचीन डेसोलेट बीस्ट व्हाइट हॉर्न चीलिन को अपनी सवारी के रूप में काबू कर लिया। भले ही उस अपना टारगेट मिल गया, फैंग युआन ने तुरंत हमला नहीं किया। अभी यह सीन दिन के उजाले में हो रहा है। जब मेन कनेक्ट लक का इस्तेमाल करूंगा तो काफी हंगामा होगा, हो सकता है मैं पकड़ा जाऊं। ये यहाँ गांव नहीं था। है गांव में सिर्फ एक रैंक 2 गू मास्टर तैनात था, लेकिन यहाँ ये एक पूरा सेक्ट था जो गू मास्टर्स से भरा हुआ था। सिर्फ यही नहीं, घाटी में 3 से 4 और छोटे से मध्यम आकार की फोर्सेस थीं। स्वर्गीय नदी के नीचे इस पूरे मैदान में अनगिनत सेक्ट्स थे। इमॉर्टल्स के बीच कुछ अकेले कल्टिवेटर गू इमॉर्टल्स भी थे।
यह गू इमोटल्स सभी सेक्स के संस्थापक द अगर फैंग युआन यहाँ कनेक्ट लक इमोटल गू का इस्तेमाल करता तो वो उनके द्वारा पकड़ा जा सकता था। मुझे सिर्फ रात तक इंतजार करना होगा जब सब सो जाएंगे। मैं बहुत सारे मोर्टल गू अरेंज करूंगा और इलाके को छिपाने की कोशिश करूंगा। ये कोशिश करने लायक है। फैंग युआन बहुत अनुभवी और चतुर था, उसमें धैर्य की कभी कमी नहीं थी। जब रात हुई, यूनिवर्सल लाइफ एकेडमी शांत हो गई। जब फैंग युआन ने अपनी एड़ी खोली, बहुत अच्छा, मैंने घाटी के आसपास 10,000 से ज्यादा गू वॉर्म्स अरेंज कर लिए हैं। मेरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इमोर्टल गू की ओरा को छिपाने के लिए मुझे कनेक्ट लक का इस्तेमाल आधी रात तक करना पड़ेगा। हम ठीक इसी पाल उसके अपर्चर में एक स्थानिक गड़बड़ी की आवाज आई। एक मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू उसके इमोर्टल एपर्चर में अचानक से प्रकट हुआ। मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू में एक चिट्ठी थी। क्या ताई बाई यून शेंग मुसीबत में है? फैंग युआन की चेतना गू में प्रवेश कर गई। उस जल्द ही पता चला कि चिट्ठी ताई बाई यून शेंग से नहीं बल्कि फेरी ली शन से आई थी। स्नोई माउंटेन अलायंस के बाद फैंग युआन ने फेरी ली शन और ही लू लन को एक एक मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू दिया था, जबकि उसने उनके रिस्पेक्टिव मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू का दूसरा हिस्सा अपने पास रखा था। चिट्ठी के कंटेंट ने फैंग युआन को गहरी चिंता में डाल दिया। ये एक मदद के लिए भेजी गई चिट्ठी थी फेरी ली शन द्वारा ही लूलैन की तरफ से। हे लूलन को उसके पिता द्वारा पीछा किया जा रहा था, वो बड़े खतरे में थी। ये कैसे हो सकता है? कमबख्त। फैंग युआन ने गहरी सांस ली। उनकी कसम की वजह से उस अपने मामलों को एक तरफ रखना पड़ा और ही लूलैन की मदद के लिए तेजी से नॉर्दर्न प्लेन्स लौटना पड़ा। वैसे भी फिलहाल के लिए होंग यी यहीं रहने वाला था। फैंग युआन के लिए उस ढूंढना आसान होगा। मैं तुम्हें अभी के लिए छोड़ देता हूं। फैंग युआन ने जल्दी से अपने ज्यादातर गू वॉर्म्स वापस ले लिए, जितना हो सके निशान छोड़ने से बचते हुए। फिर वो एक गुफा में घुस गया और फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल किया। अगले हाइपैल वो स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड के तीसरे पीक पर एक गुप्त कमरे में पहुंचा। गुप्त कमरे में फेरी ली शन चिंता से इधर उधर टहल रही थी। फैंग युआन को देखकर वो उसके पास आए। तुम आखिर आ ही गए। मैं बहुत टेंशन में हूं, सिचुएशन बहुत खराब है। लिटिल लैन को वो दुष्ट बदमाश पीछा कर रहा है। तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर रही हो? फैंग युआन ने भुएं सिकोड़ी। मैं करने ही वाली थी, लेकिन लिटिल लैन ने मुझे हमारे कनेक्शन को छिपाए रखने के लिए कहा। वो नहीं चाहती थी कि हमारा रिश्ता जाहिर हो। तुम अकेले आए हो? ताई बाई यून शेंग कहाँ है? उसके पास अभी दूसरे काम हैं। फैंग युआन ने फिर पूछा। कितने गू इमोर्टल्स उसका पीछा कर रहे हैं? सिर्फ 2, एक ही चेंग है और दूसरा जू सोंगजी। मैंने ही लूलन पर एक इन्वेस्टिगेटिव गू रखा है। उसकी सिचुएशन अब बहुत खतरनाक है। जल्दी करो, मैं अपने विचारों से तुम्हें सीन ट्रांसमिट करती हूं। जल्दी जाओ और उस बचाओ। फैंग युआन ने विचारों को जांचा और फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल किया। अगले हाइपैल वो ही लूलन के पास प्रकट हुआ। चैप्टर एंड।